एग्जाम्पल में आपको क्या कहा जा रहा है, पहले जो आपके पास दो प्लेन्स अवेलेबल हैं उन प्लेन्स के बीच में रिलेशन बताएं, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि इन अगर ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया चेक से कि किस तरह से हम चेक करते हैं। हमने पहला चेक लगाया पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है वो कंडीशन आप सामने देख सकते हैं। कंडीशन ये है एन आपका आपके पास कंडीशन है n1 पर पैरेलल होना चाहिए n2 के। अब हम सबसे पहले जो हमारी दो इक्वेशन गिवन है उनमें से n1 और n2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली n1 की। यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर आएगा वो आएगा 1, 4, -3। 2 के 90। बेटा आपका नाम शो हो गया है, अब आप अगली क्लास में एडमिट नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे एक्स पहले हमने नॉर्मल वेक्टर लिया। नॉर्मल वेक्टर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे देख लें। 1, 4, -3। जो हमारे पास सेकंड नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, -3, 6 और 7। ये हमारे पास आ गए दो नॉर्मल वेक्टर n1 और n2। इन दोनों की कंडीशंस को हमने रखना है और कंडीशन रखने के बाद हमें चेक करना है वेदर इट इज पैरेलल और परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की। पहली कंडीशन रेशो से भी हम कर सकते हैं, पहली कंडीशन रेशो से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास n1 क्रॉस n2 यानी वेक्टर प्रोडक्ट n1 और n2 का 0 आ जाता है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और जो हमारे प्लेन्स हैं वो पैरेलल होंगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास है a1 डिवाइड बाय a2। अगर इनकी वैल्यूज, ये जो तीनों रेशोज हैं आपके, ये तीनों रेशोज बराबर हो जाते हैं तब भी हमारी जो पैरेलल की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी और टू प्लेन्स हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं है, जो आपके पास a1 रेशो a2 है वो बराबर नहीं है b1 रेशो b2 और c1 रेशो c2। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो पैरेलल नहीं है, नॉर्मल वेक्टर्स हमारे पैरेलल नहीं है। अब हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये है कि दोनों नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। हमने कंडीशन अप्लाई की परपेंडिकुलर की, उसे सॉल्व किया, हमारी कंडीशन परपेंडिकुलर की फुलफिल हो रही है। हमारे पास आंसर आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी गिवन प्लेन्स है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब हमें एंगल मालूम करना है इन दोनों प्लेन्स के बीच में। वैसे तो जनरल बात है कि अगर हमारे पास प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। यहाँ पे हमें उसी चीज को प्रूव करना है कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो 90 बन रहा है। हमने अप्लाई किया स्केलर प्रोडक्ट फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ n1 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ n2। वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें थीटा की वैल्यू मिल रही है 90, यानी प्लेन्स हमारी परपेंडिकुलर हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें।
रोल नंबर 117 नहीं, रोल नंबर 8, रोल नंबर हेलो, 8। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन जी जी एक्सरसाइज 8.2 के। क्वेश्चन नंबर 18। जी जी जी। पूछें। उसके अंदर उसके अंदर हमें ये बता रहा है कि मतलब दो लाइन से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जी ठीक है। और तीसरी लाइन है जो मतलब उसके मतलब परपेंडिकुलर, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। सही। जे जैसा कि हमें मतलब दो रेशियो गिवन है, 2 0, मतलब 2 2 2, और L2 हमारा है 3 - 1 और 2। तो हमें नहीं पता कि हमारी तीसरी लाइन का मतलब डायरेक्शन ऑफ रेशियो क्या है, तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? बेटा सबसे पहले तो आपके पास ये जो दो इक्वेशन गिवन है ना, इन्हें सॉल्व करना है। मतलब हम इसको मतलब परपेंडिकुलर लाइन वाले इक्वेशन है जो मतलब 3 वेरिएबल वाले होमोजेनियस इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। a1x + a2y + a3z ऐसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उससे कर सकते हैं। जी मैंने किया भी है, उससे जवाब भी निकला है, मैं पूछ रहा हूँ। देखें, सबसे पहले आपकी जो दो इक्वेशन है ना, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने यहाँ से पैरामीटर्स निकालने, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं हमारी परपेंडिकुलर लाइन में, सॉरी हाँ जी जी परपेंडिकुलर लाइन में। फिर उसके बाद आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या है, दो लाइंस आपके पास गिवन है, ठीक जी है। वो दोनों लाइंस एक पॉइंट से होके गुजर रही हैं। जी सही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। डेट पासेस सही थ्रू है। द पॉइंट, जो पॉइंट से जा रही है, पॉइंट आपके पास है 2, 0, -2 एंड परपेंडिकुलर, सही और सही वही जो इक्वेशन आपकी आएगी वो परपेंडिकुलर होगी इन दो लाइन। सवाल आपका इन ये दोनों है, लाइन सही। जी। ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करें। नहीं, सॉल्व तो हम मतलब होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब ये जो टाइप है 3 वेरिएबल, ये हमारे होमोजेनियस इक्वेशन के भी टाइप हैं। तो हम क्या इसका मतलब परपेंडिकुलर जनरल फॉर्म है, मतलब a1x + a2y + a3z, b1x + b2y + b3z, इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेटा आप इसे सॉल्व करें, पहले सॉल्यूशन मुझे दिखाएं, जी फिर मैं उसे। सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, मगर मैं जस्ट ये पूछ रहा है कि इन दोनों से हम कर सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, तो हम इस मतलब तरीके से कर तो सकते हैं। मेरा मुझे यहाँ सवाल समझ नहीं आ रहा, और जब सवाल समझ नहीं आएगा मतलब मैं मैं फिर ये कह जवाब। रहा हूँ, मेरा ये मकसद है कि मैंने इस मेथड से किया है, तो क्या मेरा इस मेथड से भी आंसर मेरा सही आ रहा है, तो मैं कर सकता हूँ इस मेथड से होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व। जी आप कर लें, जब आप मुझे असाइनमेंट सबमिट कराएंगे उसमें मैं चेक करके फिर आपको उसके कमेंट्स बता दूंगी। सही। और हमने मतलब पूरे मतलब क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम बड़े पूरे मतलब सबमिट करवा सकते हैं ना? जी बिल्कुल, मैंने बिस्मा को भी यही कहा था, अगर आपने एक दफ़ा पूरा असाइनमेंट कर लिया है तो आपको नीड नहीं है आप दोबारा सिलेक्टिव क्वेश्चन करें, आप मुझे वो सही। असाइनमेंट सबमिट करा दें। मगर मैंने ऐसे मतलब 3 क्वेश्चन है जो होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व किए हैं। बेटा मैं चेक कर लूंगी उसे। सही है। मैम, हेलो मैम। रोल नंबर बताएं। हेलो मैम। जी मैम अगर भले हमने सारे कर लिया हो, लेकिन पीडीएफ सिर्फ जो आपने कहा है उनका निकाल के पिक्स भेजें बस। बेटा जैसे आपकी मर्जी हो, दोबारा मेहनत मत करिएगा, आप पूरा पीडीएफ भी देंगे अगर सारे क्वेश्चन, तब भी आप लोगों के जो सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया मैंने वो चेक करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि सही। मार्किंग में कोई कमी या बेशी हो जाए, मार्किंग उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से आपके सवाल होंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम क्लास एंड होगी ना मैम? नहीं अभी सब्र करें, एक प्रॉब्लम रह गई है। सर क्लास लेंगे फिजिक्स वाले मैम? जी बस ये प्रॉब्लम करवा के मैं वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। यहाँ पे आपने मालूम करना है, बेटा आप जिसकी जो क्वेरीज हैं वो बाद में करिएगा।
मैम कुछ लड़कों को इन करें मैम, वो वेटिंग रूम में। बेटा कोई नहीं है वेटिंग रूम में। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और रोल नंबर 132 म्यूट करें अपने आप को। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल एंड एम, दो आपके पास इक्वेशंस हैं, उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी है सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, आपके पॉइंट फॉर्म में गिवन है, उसे सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करनी है और डिटरमाइन करना है कि आपके पास जो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइन, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 का, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी सॉल्व होगा। एल जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या है, एल लाइन जो पास हो रही है वो दो पॉइंट ए और बी से पास हो रही है। पहला पॉइंट जो आपके पास है वो है ए 2,1,3, बी पॉइंट आपके पास है -1 2, -4। एम लाइन जो पास हो रही है वो दो पॉइंट से हो रही है, पी एंड क्यू। पी पॉइंट आपके पास है 5,1, -2। क्यू पॉइंट आपके पास है 0,4, 3। सिमेट्रिक फॉर्म हमने लाइन की बनाई जो कि ए और बी पॉइंट से गुजर रही है, यानी लाइन एल। x - 2 डिवाइड बाय 2 + 1 is equal to y - 1 डिवाइड बाय y - 2 is equal to z - 3 डिवाइड बाय 3 + 4। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ये -2 कहाँ से आया, ये 2 + 1 कहाँ से आया। देखें, जब हम l की बात करेंगे, जब हम l की बात करेंगे, ये जो -2 है ये हमने लिया है यहाँ से। हमारे पास कोई भी डिस्टेंस हो वो माइनस में आता है, तो हमने 2 पॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x का था उसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई x - 2। अब नीचे वाली जो वैल्यू है वो कैसे आई, ये वाला 2 है, बीच में माइनस साइन है, और फिर ये वाला 1 है, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 1, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ आ गई। फिर है y - 1, y कोऑर्डिनेट में यहाँ पे है 1, तो y - 1 आ गया। फिर यही 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है इस 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1 - 2। लाइकवाइज z की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे z - 3, और फिर नीचे हमारे पास आ गया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 3 + 4। जो हमारी इक्वेशन 1 बनी है वो बनी है x - 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू z - 3 डिवाइडेड बाय 7। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 बनाई m के लिए, x - 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू z + 2 डिवाइडेड बाय -5। ये इक्वेशन भी आपकी l इक्वेशन की तरह ही बनी है, पॉइंट्स को यूज करके। अब जो इक्वेशन 1 एंड 2 है ये हमारी रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। सेकंड हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ ये जो दो लाइन l और m है, क्या ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने यूज की है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज की एल लाइन के लिए। इस पूरी इक्वेशन को हमने टी के बराबर सपोज कर दिया। टी के बराबर सपोज करने के बाद हमने यहाँ वैल्यूज एस कोऑर्डिनेट भी टी के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट भी टी के बराबर और जेड कोऑर्डिनेट भी टी के बराबर कर दिया। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया एक्स, वाई और जेड के लिए। सिमिलरली हमने एम इक्वेशन के लिए यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है पी। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब यहाँ पे एक्स, वाई, जेड इनकी वैल्यूज हमें ये मिली, जो इक्वेशन, जो सेट ऑफ इक्वेशन 3 और सेट ऑफ इक्वेशन 4 है। अब अगर हमारे पास कोई भी लाइन इंटरसेक्ट होगी तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होगा, चाहे वो कोई सी भी लाइन हो। तो यहाँ पे हमने यही एजम्पशन यूज की है, सपोज द लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट। ये पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं, और इसी पॉइंट पे हमें पी और टी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन बोथ लाइन। फॉर दिस रीजन वी इक्वेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हमने क्या किया, इस अजम्पशन को यूज करते हुए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमारी दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, उनके पॉइंट सेम आएंगे, हमने इक्वेट कर दिया 3 और 4 को। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस बना वो बना 3t माइनस का 5p इज इक्वल टू 5 - 2 यानी 3,
माइनस का 5t माइनस का t प्लस का 3p इज इक्वल टू 0, माइनस का 7t माइनस का 5p इज इक्वल टू 5। अब हमें साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हमें t और p की वैल्यूज मिल सके। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 5। मैंने इक्वेशन 7 को इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आया 10t इज इक्वल टू -2, यानी t इज इक्वल टू -1/5। यही वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 5 में, जो मुझे t की वैल्यू मिली है। इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद मेरे पास p की वैल्यू आ रही है -18/25। अब आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 जो तीनों इक्वेशन आपके पास आई हैं 5, 6 और 7, उनमें p और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और चेक करना है क्या आपके पास जो राइट हैंड साइड है जो कांस्टेंट d की टर्म्स हैं वो आ रही हैं या नहीं। अगर आपके पास तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपके पास लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन यहाँ पे इस केस में मेरे पास 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन इक्वेशन 6 सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ मैंने कंक्लूड किया है गिवन लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आज का टॉपिक आपका खत्म हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। रोल नंबर 14, रोल नंबर 14। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं री एडमिशन वाला हूँ, तो मेरा जो अभी एडमिशन हुआ है रोल नंबर न्यू इशू हुआ है और एलएमएस पे मेरा जो अकाउंट बना हुआ है वो पुराने रोल नंबर पे बना हुआ है और जो कोर्स हैं वो मेरे 7th सेमेस्टर के ऑनलाइन हुए हैं। तो अभी मैं जो वर्चुअल क्लासरूम में इन नहीं हो रहा, तो मैं असाइनमेंट आपको ईमेल कर सकता हूँ? जी कर दिएगा आप ईमेल। जी, ईमेल आपकी ईमेल नोट करें। जी मैम। nargis.rajput जी मैम। @ जी मैम। usen.edu.pk। थैंक यू मैम। रोल नंबर 132। मैम ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 तो करवाए ना मैम, डिटरमिनेंट वाला। एग्जाम्पल 10 कौन सी है, एक्सरसाइज की या नहीं 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 नहीं, एक्सरसाइज की नहीं है, जो अभी पेज नंबर 357 पर है लास्ट में। 357। एग्जाम्पल 10 बेटा, ये आपकी एग्जाम्पल जो आज जी वाली मैम। एग्जाम्पल है ना, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है 8.2 तक। ठीक है, अब आपके पास जब 8.3 के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। ठीक, अच्छा मैम, और ठीक है मैम। ठीक है, अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं।